नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। मैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम अमेरिका का संविधान कर रहे हैं और कल हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कल कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ा था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अमेरिका के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। केवल इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने व्यक्तित्व से और जो विश्व में परिस्थितियाँ रही हैं उनके कारण अपनी शक्तियों को बहुत अधिक बढ़ा लिया है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध, अन्य बहुत सारे इस तरह के युद्ध रहे जिसमें अमेरिका ने भाग लिया और इस कारण जो वहाँ की जनता थी या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था वो किसी उसके लिए उनकी तरफ देखता था। इस कारण से अमेरिका की जो शक्ति थी, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ थी या कार्यपालिका की जो शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो कल हमने कार्यपालिका शक्ति देखी थी और आज हम देखेंगे विधि निर्माण संबंधी शक्ति। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो केवल राष्ट्र का प्रशासक ही नहीं है, बल्कि कानून निर्माण में भी उसको महत्वपूर्ण भाग लेता है, महत्वपूर्ण शक्ति उसे प्राप्त है। तो उसके विधि निर्माण की शक्ति है, उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। उनमें पहला है राष्ट्रपति का संदेश। अब संविधान में ये कहा गया है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की दशा के बारे में जानकारी देंगे, साथ में उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की भी सिफारिश करेंगे जिन्हें वो आवश्यक समझे। कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की दशा के बारे में और उसकी सुझावों के बारे में वह सिफारिश करेगा कि राष्ट्रपति को लगे कि उन परिस्थितियों को या उन सुझावों को कांग्रेस के लिए बताना आवश्यक है। अब राष्ट्रपति इन संदेशों में आवश्यक कानून निर्माण के लिए भी कांग्रेस से अनुरोध कर सकते हैं कि अमुक विषय पर कांग्रेस के द्वारा कानून बनाया जाए और वो संघ के लिए आवश्यक है। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं उन पर कांग्रेस के जो व्यवस्थापन कार्य है या कानून निर्माण का कार्य है उसका प्रभाव भी पड़ता है और प्राय कांग्रेस उन सुझावों के आधार पर व्यवस्थापन का कार्य करती है, यानी कानून निर्माण का कार्य करती है। और इस बात का अनुमान भी हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जितने भी विधेयक कांग्रेस के समक्ष आते हैं उनमें से करीब 3/4 विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चाहता है या जिन पर वो कानून का निर्माण करवाना चाहता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति का संदेश जो देश के लिए होता है या देश के लिए जो कानून बनवाना चाहता है और कांग्रेस है वो उस पर विचार भी करती है और कानून भी बनाती है। आगे है राष्ट्रपति का वीटो पावर। तो ये वीटो पावर है वो राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण हथियार है किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए या कानून बनने के लिए। वो इस प्रकार है कि जो राष्ट्रपति है उसके पास निषेधाधिकार या वीटो भी है और वह कांग्रेस की जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उस पर काफ़ी असर डालता है। वो इस प्रकार है कि संविधान के अनुसार ये आवश्यक है कि कांग्रेस के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो हस्ताक्षर होने के लिए राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। जब राष्ट्रपति के सम्मुख वह प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर भी कर सकता है और वीटो पावर का भी प्रयोग कर सकता है। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है, लेकिन वह वीटो का प्रयोग भी कर सकता है। अब राष्ट्रपति को जो वीटो पावर हैं वो संविधान के द्वारा 2 तरह के वीटो पावर दिए गए हैं। एक तो है विलंबकारी वीटो पावर और दूसरा है पॉकेट वीटो। तो इसमें ये है कि जो विलंबकारी है उसमें ये होता है कि जब भी कांग्रेस के द्वारा विधेयक पारित किए जाते हैं और वह दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित हो जाते हैं, उसके पश्चात राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति को 10 दिन का समय मिलता है, जिसमें जिस दिन जाता है उस दिन से लेकर 10 दिन का समय होता है और उसमें रविवार सम्मिलित नहीं होता है। अब या तो वह उसको साइन करके लौटा दे तो वह कानून बन जाएगा, लेकिन विलंबकारी वीटो में वह यह भी कर सकता है कि उसमें कुछ संशोधन करके उसको लौटा दे।
ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस के दोनों सदन उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पास कर दे तो जो राष्ट्रपति का जो विलंबकारी अधिकार था वो ख़त्म हो जाता है। यानी 2/3 बहुमत से अगर वो पारित कर देती है तो वह कानून का रूप ले लेता है। तो राष्ट्रपति जो फर्स्ट राष्ट्रपति थे वॉशिंगटन से लेकर कैनेडी तक इस निषेधाधिकार का कई बार प्रयोग किया गया। और जो ये विलंबकारी अधिकार है, निषेधाधिकार है, इसको हम इस रूप में ले सकते हैं कि इसके द्वारा यह होता है कि उस विधेयक पर कांग्रेस के द्वारा पुनर्विचार कर लिया जाता है और इसमें कोई चीज़ भी खर्च नहीं होती है, केवल समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन पुनर्विचार होने से उसकी कोई कमी हो तो वो समाप्त हो जाती है, जैसा कि संविधान निर्माता चाहते थे। और इसी संदर्भ में फाइनर ने लिखा है कि इस शक्ति के संदर्भ में कहा है कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसमें कुछ व्यय नहीं होता है और जिसका प्रयोग काफ़ी सफलता से किया जा सकता है और जिस पर कोई दंड भी नहीं होता है। अब इसके अतिरिक्त एक तरह का वीटो पावर और है राष्ट्रपति के पास, जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पॉकेट, है ना। तो इसमें ये होता है, इस वीटो का प्रयोग उन विधेयकों के विषय में है कि जिन्हें वह कानून बनने नहीं देना चाहता, तो वह केवल नहीं चाहता तो केवल उन 10 दिनों में वह कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। और यदि इस बीच कोई विधेयक कांग्रेस के समक्ष रखे जाते हैं और उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आते हैं तो वह उन्हें अपने पॉकेट में रख लेता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया या स्थगित हो गया तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। तो यह पॉकेट वीटो कहलाता है और इस अधिकार का प्रयोग 1828 में पहली बार किया गया था। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के पास दो निषेधाधिकार हैं, एक विलंबकारी जिसमें केवल वह विधेयक को कुछ दिनों के लिए विलंब कर सकता है, और पॉकेट वीटो में वो ऐसे विधेयक जो कांग्रेस के अधिवेशन चल रहा होता है उसके अंतिम 10 दिनों में आते हैं और वह अपने पास रख लेता है और कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने के साथ ही वो विधेयक भी समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा है इसी क्रम में, यदि राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसी प्रथा है कि वह प्रशासकीय आदेश जारी कर सकता है। उन आदेशों के माध्यम से कार्यपालिका के विविध जो विभाग हैं उनमें कार्य करने के वह नियम बना सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किए जाते हैं प्रशासकीय आदेश को कानून के समान ही मान्यता प्राप्त होती है, कि जिस तरह से कानून लागू होते हैं उसी तरह से राष्ट्रपति के प्रशासकीय आदेशों को भी लागू किया जाता है। प्रशासकीय आदेशों की प्रथा आज की समस्याओं की जटिलताओं और कांग्रेस पर अत्यधिक कार्य बोझ के कारण प्रारंभ हुई है। अब प्रशासकीय आदेश जारी करने के कारण दो हैं कि एक तो कांग्रेस के पास में कार्य बहुत अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी कर दिए जाते हैं। और दूसरा ये है कि समस्याएं भी वर्तमान विश्व में या वर्तमान में देखते हैं कि समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनमें जटिलता ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास में समय की कमी होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासकीय आदेश जारी कर दिए जाते हैं। आगे है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार। अब राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है, किंतु ऐसा करने के लिए उसे यह सूचित करना होता है कि विशेष अधिवेशन बुलाए जाने का प्रयोजन क्या है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला तो सकता है, लेकिन उसे अधिवेशन बुलाए जाने का कारण बताना होगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल हम देखेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। धन्यवाद।